गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग साइकिक व्लॉगिंग। आज है 20th ऑफ अप्रैल 2026 और आज एक बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज हमारा फाइनली थीसिस कंप्लीशन होने वाला है। थीसिस का साइन वगैरह सब लेने वाले हैं हम लोग। तो मैं आपको प्रोसेस गो थ्रू करूँगी आज हमारे साथ कि क्या होता है। बहुत मुश्किल और मुस्तफ़ो या जो भी वर्ड है वो, उसके बाद हमारा थीसिस आज फाइनली कंप्लीट होने वाला है। तो हमने देखा है कि 9 बजे तक का अच्छा मुहूर्त है। अक्षय तृतीया चल रहा है 9 बजे तक, तो उसके पहले जाकर थीसिस अपना जो इतना बड़ा सा बंडल है उसको कलेक्ट करने वाले हैं। तो लेट्स गो। तो हमारी बैचमेट है जेंसी, उसने कलेक्ट कर रखा है बेसिकली। अभी जो है सारे थीसिस उसके गाड़ी में है, तो हम लोग वहाँ से लेने वाले, क्योंकि हम लोग एक शादी में गए थे तो हम लोग थे नहीं थीसिस कलेक्ट करने के लिए। तो अभी वहाँ से लेके हम जाएंगे। ये सबका थीसिस का बंडल है। नीश का है, ये मुस्तफा भाई का है। अगर आपको पता, जो मेरे साथ डीफू गए थे, वो निवेदिता का है। हैंडमेड को मिल गया अपना सामान। माय गॉड, दिखा हैंड में अपना नाम। आ गया मेरा इतना बड़ा सा। अब मैं आपको मेरे थीसिस का अनबॉक्सिंग कराऊंगी। आपको दूसरे लोगों के यूट्यूब चैनल में कितना अच्छा चीज़ अनबॉक्सिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको थीसिस अनबॉक्सिंग करने को मिलता है। पर एनीवेज ये भी बहुत महंगा है, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा पड़ा है। कोई बहुत सस्ती चीज़ नहीं है थीसिस बनाना। जो लोग बनाते हैं उनको पता है। आठ कॉपीज है एंड ऐसे बना हुआ है मेरा थीसिस। आपको एक बार दिखाती हूँ ब्रीफली मेरे मेहनत जो इसमें दिख रहा है। कुछ पता तो चलता नहीं है वैसे, पर ट्रस्ट में बहुत मेहनत लगी है। तो बेसिकली यही है। अभी कुछ जगह में मेरे को साइन करना है और कुछ जगह में एचओडी सर, जो मेरे गाइड है, जो को गाइड है, उन सबको साइन करना है। फिर हम डायरेक्टर से सबमिशन साइन के लिए सबमिट कर देंगे एंड फिर वी आर डन। बेसिकली हम लोग नेक्स्ट मंथ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के लिए निकलेंगे और 1 महीना गुवाहाटी में ही रहेंगे, क्योंकि हमारा न्यूरोलॉजी पोस्टिंग होता है। ठीक है, साइकेट्री मतलब जो पीजी करता है उसका 1 महीना न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भी लगता है। तो हमें उसके पहले सब सबमिट करके जाना होता है, क्योंकि वरना फिर वहाँ से बार बार तेजपुर आना, गुवाहाटी से तेजपुर आना खर्चा है, बड़ा दिक्कत भी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा टेंस थे कि गुवाहाटी जाने से पहले, कोई 10 दिन ही बचा है, सब खत्म करके जा पाए। तो लेट्स सी, होप आज सब कुछ हो जाए। हम अच्छे से आज रेडी वेडी होके जाएंगे सब। हम लोग आज के दिन हम सब फोटो वगैरह खिंचाते हैं सारे। मतलब ये जो भी लोग पीजी करते हैं, ये काइंड ऑफ एक रूल जैसा है कि जिस दिन थीसिस सबमिट होता है वो एक मेमोरेबल डे होता है, तो सब फोटो खिंचवाते हैं, पोस्ट वगैरह करते हैं। तो हम भी वो करेंगे, तो लेट्स गो विद इट। हाँ, साइन साइनिंग माय ओन थीसिस। डेट भी लिखना है ना? हाँ, डिक्लेरेशन नहीं है ना? करेंगे ना? हाँ। साइन करो अपना। सिर्फ डिक्लेरेशन और इसमें एक्नॉलेजमेंट में भी साइन करना है। ओह, 28 और ऊपर नाम के ऊपर साइन करना है ना। हो गया। पूरा नहीं लेते, फिर पता चल जाएगा लोगों को तेरा साइन। डेट ओह, वेन्यूज मोस्ट डिफिकल्ट साइन। माय गॉड माय गॉड। So this 20 na? यस। We need to put date for HOD का sign. ये पेशेंट This is खत्म, अभी मैं निकल रहा है, टाटा। अब नहीं देखेगा तुम लोगों का मुंह।
आ रहा है माल अनलोड होगा उसका फोटो लेंगे। चल चलो। बस्ता में बैग में एक ही लूंगी मैं अपना। एक ही लेना है। और कितना ये तो पूरा लेके जा रहा है ना। सबमिट नहीं कर रहे हैं क्या अभी? वो सबमिट करना है ना। हाय गाइस, तो इट हैज़ बीन फ्यू डेज। हम लोग का थीसिस वगैरह सबमिट हो गया है अभी सब कुछ। सो आई हैव बीन मीनिंग टू टॉक अबाउट कि बेसिकली प्रोसेस क्या होता है थीसिस का। जब मैं स्टार्टिंग में देख रही थी थीसिस कैसे बनाते हैं, प्रोसीड कैसे करते हैं, तो मेरे को एग्जैक्टली ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला था कि जब हम एमडी कर रहे हैं उस टाइम पे कैसे करते हैं। तो मैं हमारे कॉलेज में बोलती हूँ कि कैसे होता है। फर्स्ट ईयर में ना जाके आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हमारे को जो प्रोफेसर्स ने बोला था कि जैसे साइकेट्री में क्या है कि अडल्ट साइकेट्री है, चाइल्ड है, जीरियाट्रिक है और डी एडिक्शन है। तुमको ये चारों में से कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है या तुमको लगता है कि इसमें थीसिस किया जा सकता है। तो अभी मान लो कि तुमने एमडी में कोई थीसिस किया। एमडी में थीसिस करने का आइडिया है कि तुम्हें प्रोसीजर पता चले कि कैसे कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है। एक बार तुमको आइडिया लग गया, अगर तुमने एक अच्छा खुद के इंटरेस्ट का टॉपिक पे थीसिस किया हो, तो बाद में जब तुम एसआरशे वगैरह करोगे तो उस पर फर्दर इलेबोरेट और स्टडी कर सकते हो। तो मेरे जो गाइड थे वो एचओडी सर थे, तो वो बहुत स्पेसिफिक थे कि ऐसा कोई टॉपिक चूज करना है जिसपे फर्दर स्टडी हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे हमारे को तो बाकी डिपार्टमेंट का एक्सपोजर ही नहीं था, सिर्फ हम अडल्ट में ही काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा था कि मैं अडल्ट का ही टॉपिक सिलेक्ट करूँगी। और क्योंकि यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स बहुत कॉमन है, और मैं क्या देख रही थी कि जैसे ही मतलब एज अ फर्स्ट ईयर जेआर मैंने ये देखा था कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बहुत एग्रेसिव है, उसको कुछ ईसीटी मिलता है और उसमें बड़ा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था ये। तो मेरा था कि मैं स्किज़ोफ्रेनिया पे और ईसीटी ऐसा कुछ मिला के मुझे बनाना है, मुझे अपना थीसिस करना है। तो कैसे टॉपिक सर्च करते हैं या क्या क्या करते हैं, तो ऑनलाइन में जाके एमडी थीसिस टॉपिक करके ऐसा सर्च करना है, ठीक है। तो करंट कुछ कॉलेजेस में क्या थीसिस चल रहा है, पहले क्या पब्लिश हो चुका है, एक तो तुमको अपने कॉलेज का देखना है, ठीक है। फिर कुछ कॉलेज जैसे एएफएमसी का, आई थिंक डीवाई पाटिल का, इनके लिस्ट ऑफ थीसिस जो पहले हो चुका है वो पब्लिश्ड रहते हैं। अब क्योंकि मैंने साउथ इंडिया से अपना एमबीबीएस किया है, तो वहाँ के कुछ कॉलेजेस में जो थीसिस चल रहा था मेरे को उस चीज़ का एक्सेस था। तो वहाँ के बार मैंने देखे थे कि क्या क्या थीसिस चल रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो कि मान लो कि मेरा जैसे थीसिस है, ठीक है। तो मेरे थीसिस का जो टॉपिक है वो है effects of antipsychotic with and without ECT on frontal lobar functions among schizophrenia। मतलब जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक जिसको सिर्फ दवाई मिल रहा है, एक जिसको दवाई और ECT मिल रहा है, और उनका फ्रंटल लोब मतलब फ्रंटल जो लोब है हमारा, उस पे क्या इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ का। तो पहले कुछ स्टडीज हो रखे थे जो फ्रंटल लोब ना होके जस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट में था, सिर्फ एक ग्रुप पे था, ईसीटी प्लस एंटीसाइकोटिक सिर्फ इस एक ग्रुप में किया गया था। तो ऐसे स्टडीज थे, तो तुमको 2-3 स्टडीज को मिला देना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा है मिला के एक नया स्टडी बनाने का कोशिश करना है। मैंने कुछ ऐसा मेरे को सर ने बोला था कि कुछ ऐसा 10 टॉपिक सिलेक्ट करके आओ, फिर हम देखेंगे। तो 10 तो मैं नहीं मुझे समझ आ रहा था, तो मैंने क्या किया था, कैसा पीपीटी ऐसा प्रेजेंटेशन बनाया था थीसिस, आपको तो उल्टा दिख रहा होगा, थीसिस टॉपिक बोल के। और सारे जैसे टॉपिक 1 हो गया कि टॉपिक 1 क्या है, फिर उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब इस टॉपिक के ऊपर पहले क्या क्या रिसर्च किया गया है उसका लिटरेचर का एक बार तुमको रिव्यू करना है। और तुम्हारे टॉपिक का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेथड क्या यूज करोगे, कैसे स्टडी कंडक्ट करोगे, कितना अप्रॉक्सीमेटली पेशेंट चाहिए होगा वैसे, और इस स्टडी का
प्रोज क्या है, ऐसे ऐसे करके मैंने 5 टॉपिक सिलेक्ट किया था और 5 टॉपिक में सर के पास लेके गई थी। तो सर एक करके सब रिजेक्ट कर रहे थे, पर लास्टली ये वाला टॉपिक उनको थोड़ा ढंग का लगा कि ठीक है इस पर पहले रिसर्च हो सकता है, बाद में मतलब इस पर रिसर्च हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है इसको प्रोसीड करो। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप तुम्हारा टॉपिक सिलेक्शन। कुछ कुछ कॉलेजेस में होता है कि गाइड्स खुद तुमको बताते कि ये वाला टॉपिक एक अच्छा, खुद एक टॉपिक डिसाइड करते हो, बोलते इस पे तुमको रिसर्च करना है। तो ऐसा है तो बहुत बढ़िया है। अगर तुमको कभी डिफिकल्टी हो रहा है तो तुम किसी और टीचर के पास जाकर सजेशन मांग सकते हो कि आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे करके वो भी हो जाएगा टॉपिक सिलेक्शन, कोई बहुत ऐसा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन। तो प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन क्या होता है, ऐसे ही मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जैसे थीसिस टॉपिक है, तो जैसे ये देखिए टॉपिक 1 रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी एंड प्रोज, ऐसे ऐसे करके हो गया ये प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि ये टाइटल होता है इंट्रोडक्शन, जो तुमको लिखना है फ्यूचर में जाके इंट्रोडक्शन, वो फिर अगेन रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, ऐसे नीड फॉर द स्टडी, क्यों स्टडी करना है, पहले हो चुका है क्या तो तुम वापस क्यों स्टडी कर रहे हो, वैसा। एम्स, ऑब्जेक्टिव, एक नल हाइपोथेसिस देना ज़रूरी है, और जो वो टर्म्स यूज़ किए है उसका डेफिनेशन, मेथोडोलॉजी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, टूल्स क्या क्या यूज़ करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, मेथड, और एथिक्स वगैरह, ऐसा एथिकल क्या क्या कंसिडरेशन करने वाले हो, वैसे प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन क्या होता है कि एक इंटर डिपार्टमेंट होता है, जैसे मैं साइकेट्री की हूँ तो मुझे साइकेट्री के प्रोफेसर्स को पिच करना है अपना प्रोटोकॉल। फिर होता है ये सॉरी इंट्रा डिपार्टमेंट हुआ ये, फिर होता है इंटर डिपार्टमेंट। तो साइकेट्री हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, PSW टीम हो गया, साइकेट्री सोशल वर्कर्स, फिर नर्सिंग स्टाफ हो गया, सबके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स आएंगे और उनके सामने तुमको बताना है कि तुम्हारा प्रोटोकॉल क्या है, उसको डिफेंड करना है। वो लोग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे करोगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, चेंज करो, तो वैसे वैसे होगा। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद एक एथिक्स कमेटी होगी, वो तुम्हारा प्रोटोकॉल को देख के अप्रूव करेगा कि ठीक है कोई एथिकल गाइडलाइंस ब्रेक तो नहीं हो रहा है। स्पेशली अगर तुम कुछ इंटरवेंशन कर रहे हो, कुछ ड्रग यूज कर रहे हो, तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, मतलब कुछ बुरा इफेक्ट हो सकता है क्या, तो वो एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी है। जब ये हो जाएगा उसके बाद तुम अपना थीसिस स्टार्ट कर सकते हो। ये तो एकदम इनिशियल प्रोसेस हो गया। तो फिर क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है। तो मान लो जैसे मेरा जो थीसिस था उसमें 60 पेशेंट चाहिए था स्किज़ोफ्रेनिया के। तो अभी हमारे हॉस्पिटल में स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत पेशेंट एडमिट होता है। तो इन पेशेंट जो लोग एडमिट थे उनको जाके, जो भी मेरा प्रोसेस था, मुझे कुछ टेस्ट करने थे तो मैं जाके उन पेशेंट पे टेस्ट करती हूँ। तो ऐसे इसमें काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है। तो अराउंड जैसे 6-7 महीना सैंपल कलेक्शन में चला जाता है। ऐसे सबका ऐसा होगा। टोटल थीसिस का ड्यूरेशन 1 साल होता है, तो तुमको 1 साल में ख़त्म करना है। एक बार तुमने सैंपल वगैरह सब कलेक्ट कर लिया, फिर अब आता है कि कैलकुलेशन शुरू करना। तो जो भी तुमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसको एक्सेल शीट में बनाना है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स करना है, जैसे जो भी थीसिस होता है मैं दिखा रही हूँ कर लिया। फिर उसका जो रिजल्ट पार्ट है उसको कैसे एक तो ऐसा टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होता है हमको, और दूसरा ऐसे पिक्चर वाले फॉर्म में, ऐसे पिक्चर्स होंगे, वापस टेबल होगा, वापस उसको टेबल को एक्सप्लेन करते हुए ऐसे पिक्चर होगा। रिजल्ट बनाने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैंने जो फाइंडिंग्स लिया है वो क्या क्या मिल रहा है मेरे को। फिर उसके बाद फाइंडिंग्स को पहले जो स्टडी हुआ है उनके साथ कंपेयर करना है कि पहले स्टडी में क्या फाइंडिंग था और आपके स्टडी में क्या फाइंडिंग आया, इसको मिला के डिस्कशन बनता है, ठीक है। तो आप डिस्कशन लिखोगे, फिर स्ट्रेंथ क्या है स्टडी का लिमिटेशन क्या है, ऐसे करके आपका बेसिकली थीसिस कंप्लीट होता है। तो आपको बीच बीच में जाके अपने गाइड को दिखाना है कि सही है कि नहीं, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा है। एक बार हो गया। फिर लास्ट में होता है प्लेगरिज्म चेक। प्लेगरिज्म चेक मतलब कि अगर आपने पहले कोई स्टडी हुआ है उसका कोई लाइन आपने मेंशन किया है, ये किसी और के थीसिस में, किसी और के फाइंडिंग्स में लिखा हुआ है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को जब ECT मिलता है तो कुछ
टाइम के लिए उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। तो आपने यही लाइन अपने थीसिस में भी कोट किया है। तो ये तो अलाउड नहीं है क्योंकि किसी और ने एक्चुअली अपने रिसर्च में यूज किया था। तो आपको उनका रेफरेंस देना है कि ये लाइन जो है मैंने दूसरे किसी के फाइंडिंग से लिखा है। तो अगर आपने नहीं ऐसा कोट किया है तो वो प्लेगरिज्म हो जाता है। तो ऐसे पूरा थीसिस का प्लेगरिज्म चेक करना है। जब प्लेगरिज्म चेक जो थीसिस में अलाउड है कि वो 10% से कम है, 10% से कम अगर हो गया फिर जो है रेडी हो जाता है। फिर आप सब बाइंडिंग कराते हो, सब एक खुद के लिए कराना है, एक यूनिवर्सिटी को देना है, अपने गाइड्स को देना है, को गाइड्स को देना है। ऐसे हमारे में 8 ऐसा कॉपीज करना था और जब वो हो जाएगा फिर आप उसको सबमिट कर सकते हो सबका साइन वाइन लेके। तो बेसिकली यही प्रोसेस है। थोड़ा टीडियस है सैम्पल कलेक्शन करना, फिर जो स्टैटिस्टिक पार्ट है, जो रिजल्ट, वो थोड़ा ऐसा गड़बड़ होता है क्योंकि हम लोग एज अ MD स्टूडेंट उतना प्रो नहीं होते इन सब चीज़ों में। तो कभी कभार जो स्टेटिस्टिशियन है उनसे हेल्प लेते हैं, बहुत बच्चे हेल्प लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं, अलाउड भी है ऐसा लेना, तो वो भी कर सकते हैं। तो हाँ, यही आप लोग को कभी भी ऐसा मतलब कुछ डाउट हो या कुछ हो तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि आई थिंक कोई ऐसा इतना आपके खुद के सीनियर्स बिल्कुल आपको गाइड करेंगे, बट इन केस अदरवाइज मेरे साइड से कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट। So I guess that's it for today. Bye bye.